हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 57 पर दी गई प्रश्नावली 2.5 की प्रश्न संख्या 1 के पहले और तीसरे भाग के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 2.5 की प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि प्रश्न संख्या 1 में जो भी गुणनफल दिए गए हैं उन्हें सीधे गुणा करके हमें गुणनफल ज्ञात नहीं करना है, बल्कि इस अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत दी गई सर्व समीकरणों का प्रयोग करके हमें दिए गए गुणनफल को ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 में जो गुणनफल ज्ञात करने के लिए बहुपद दिए गए हैं, इनका गुणनफल ज्ञात करने से पहले हम इस अध्याय 2 में दी गई जो सर्व समीकरणें हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्व समीकरण 1 के अंतर्गत x धन y पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2xy, ये पहली सर्व समीकरण है। इसी प्रकार x माइनस वाई की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2xy, ये दूसरी सर्व समीकरण है। तीसरी सर्व समीकरण है x की घात 2 ऋण y की घात 2 बराबर x धन y एक ब्रैकेट में और x ऋण y दूसरे ब्रैकेट में। इसी प्रकार सर्व समीकरण 4, जिसमें कि एक ब्रैकेट में x धन a है और दूसरे ब्रैकेट में x धन b है, और ये दोनों ही बहुपद गुणा में हैं, और ये बराबर है x की घात 2 धन ब्रैकेट में a धन b और उसके बाहर गुणा में x है धन ab। पांचवी सर्व समीकरण है x धन y धन z पूरे की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx। छठी सर्व समीकरण है x धन y पूरे की घात 3, इसे दो रूपों में दिया गया है। पहला रूप है बराबर x की घात 3 धन y की घात 3 धन 3xy और फिर ब्रैकेट में x धन y, और इसी सर्व समीकरण का दूसरा रूप है अर्थात x धन y पूरे की घात 3 को आप इस दूसरे रूप के बराबर भी लिख सकते हैं, जैसे x धन 3 धन y की घात 3 धन 3x की घात 2y धन 3xy की घात 2। सातवीं सर्व समीकरण है x ऋण y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3xy और ब्रैकेट में x ऋण y। यहाँ पर इस सर्व समीकरण का भी एक दूसरा रूप है, जो कि यह है कि बराबर x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3x की घात 2y धन 3xy की घात 2। ये दोनों ही रूप पहले रूप से ही हमें प्राप्त होते हैं। जब हम पहले रूप में ब्रैकेट को हटाते हैं तभी हमें उसका दूसरा रूप प्राप्त होता है। तो इसमें आप पहले रूप से दूसरा रूप प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे रूप से पहला रूप
प्राप्त कर सकते हैं। आठवीं जो सर्व समीका है वह यह है कि x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3 XYZ बराबर x धन y धन z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण XY ऋण YZ ऋण ZX। इसके अतिरिक्त दो सर्व समीका जो कि आपकी सर्व समीका 6 और 7 से ही प्राप्त की जाती हैं, ये आपकी इसी प्रश्नावली 2.5 की प्रश्न संख्या 9 में हैं। इनका प्रयोग भी कुछ प्रश्नों में सर्व समीका की तरह ही किया जाता है। ये सर्व समीका 6 और 7 के ही से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसमें x की घात 3 धन y की घात 3 को आप लिख सकते हैं बराबर x धन y, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 ऋण XY धन y की घात 2, दूसरे ब्रैकेट में है ये। और फिर इसी से मिलता जुलता है x की घात 3, 10वीं सर्व समीका है, x की घात 3 ऋण y की घात 3 बराबर एक ब्रैकेट में x ऋण y और दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 धन XY धन y की घात 2। तो इस प्रकार से ये 10 सर्व समीकाएँ हैं। अब इस प्रश्न संख्या 1 में किस सर्व समीका का हम प्रयोग करेंगे, इसे हमें समझना है। और यही जब हमें समझ में आ जाता है तब हम ये सवाल हल करने में दक्ष हो जाते हैं। यहाँ पर जो पहला भाग है, इसे मैंने यहाँ पर हल करके दिखाया है। आप देख रहे होंगे कि x धन 4 एक ब्रैकेट में है, x धन 10 दूसरे ब्रैकेट में है। यदि हम यह जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर किस सर्व समीका का हम प्रयोग करेंगे, तो हम जब सर्व समीका 4 को देखते हैं तो सर्व समीका 4 से यह मेल खाता हुआ हमें नज़र आता है। कैसे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर इसे दिखाने का और समझाने का प्रयास किया है। सर्व समीका 4 में x धन a एक ब्रैकेट में रहता है और x धन b दूसरे ब्रैकेट में रहता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे इस प्रश्न में, प्रश्न 1 के पहले भाग में जो पहले ब्रैकेट में पहला पद है वह x है और दूसरा पद 4 है। और इसकी तुलना हम करें तो x प्लस a से हम कर सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं x के स्थान पर x आया है और a के स्थान पर 4 आया है। इसी प्रकार जो दूसरे ब्रैकेट में x धन 10 आया है, इसकी तुलना हम यदि सर्व समीका के दूसरे गुणनखंड x धन b से करें तो हम देखते हैं कि x के स्थान पर x है और धन के स्थान पर धन है और b के स्थान पर 10 आया हुआ है। अब सर्व समीका के बाएं पक्ष से यह एकदम मेल खा रहा है, इसलिए सर्व समीका का जो बायां पक्ष है उसे हम दाएं पक्ष के बराबर दिखाने का अब प्रयास करेंगे और उसे उस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। दाएं पक्ष जो है सर्व समीका का हमारा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यदि सर्व समीका में दिया हुआ है कि यदि x धन a एक ब्रैकेट में रहता है, दूसरे ब्रैकेट में x धन b रहता है, तो यह x की घात 2 धन एक ब्रैकेट में a धन b और इसके बाद गुणा में x है और फिर धन ab है। ab को हम a गुणे b के रूप में समझते हैं, तो यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के स्थान पर x आया है, a के स्थान पर 4 आया है, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, और b के स्थान पर 10 आया है। इस तरह से हम शुरू में जब हम सीख रहे होते हैं प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्नों को हल करना, तो हमें इस तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमें आ जाता है तब ये सब हमें लिखने और समझने की इस तरह की ज़रूरत नहीं रहती है, स्वतः ही हम इसे कर ले जाते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्व समीका में जैसे दाईं ओर पहला पद x की घात 2 है, तो हम जानते हैं कि हमारे प्रश्न में
x के स्थान पर x ही है, इसलिए हमारा भी यहाँ पर x धन हम लिखेंगे x धन 4 एक ब्रैकेट में और फिर गुणा में x धन 10 और बराबर होगा x की घात 2 ही, क्योंकि x के बराबर x ही हमें यहाँ पर सर्वसमीका से तुलना करने पर प्राप्त हुआ था। तो पहला पद हमारा भी x की घात 2 हो जाएगा। दूसरे पद में जो सर्वसमीका में आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर a धन b है, और हमने सर्वसमीका से तुलना जब की तो हमने पाया कि a बराबर 4 है और b बराबर 10 है। तो हम यहाँ पर a धन b के स्थान पर 4 धन 10 लिखेंगे, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 धन 10 हमने लिखा है, और इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और बाहर गुणे में x रहेगा, क्योंकि x के स्थान पर x ही है। ये हमें समझना है। और फिर तीसरा पद हम देख रहे हैं कि ए बी है, जिसे हम a गुणे b के रूप में समझेंगे, क्योंकि दो राशियों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह समझते हैं, इसलिए ए बी के बीच में कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब a गुणे b है यहाँ पर। तो उसी प्रकार हम इसी को समझते हुए हम a की जगह पर 4 लिखेंगे और b की जगह पर 10 लिखेंगे, और इस प्रकार हमें a b के स्थान पर या a गुणे b के स्थान पर हमें 4 गुणे 10 प्राप्त होगा। अब इसे सरल कर लेंगे तो आप देख रहे हैं x स्क्वायर की जगह पर x आ जाएगा, धन की जगह पर धन आ जाएगा, और 4 और 10 जुड़ करके 14 हो जाएंगे, और x ऐसे ही आ जाएगा। फिर धन की जगह पर धन, और 4 गुणे 10 है तो 4 धन 40। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि x धन 4 एक ब्रैकेट में जब होता है और गुणे में x धन 10 दूसरे ब्रैकेट में होता है, तो हम उसे सर्वसमीका 4 का प्रयोग करते हुए हम उसे x की घात 2 धन 14x धन 40 के बराबर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा पहले भाग को मैंने कैसे यहाँ पर हल किया है। इसी प्रकार आप जब तीसरे भाग को देखें, यहाँ पर दिया हुआ है तीसरे प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग में 3x धन 4 एक ब्रैकेट में है और गुणा में दूसरे ब्रैकेट में 3x ऋण 5 है। अब हम यहाँ पर 3x धन 4 एक ब्रैकेट में गुणे 3x ऋण 5 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसकी तुलना जब हम सर्वसमीका 4 से ही करते हैं तो हम पाते हैं कि 3x देख रहे हैं आप, सर्वसमीका 4 में जो बायां पक्ष था वो x धन a एक ब्रैकेट में और गुणे में x धन b दूसरे ब्रैकेट में है, आप जानते हैं सर्वसमीका 4 में। और सर्वसमीका 4 का जो बायां पक्ष है उसकी जब तुलना हम करेंगे, उसके पदों की जब तुलना करेंगे बाएं पक्ष में जो पद दिए हुए थे, तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग है उसमें जो पद आए हैं तो उसकी जब तुलना कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं x के स्थान पर 3x हमारी प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग में है, और a के स्थान पर 4 है, x के स्थान पर 3x यहाँ दिख रहा है, और b के स्थान पर ऋण 5 है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग में बहुपद या गुणनखंड दिए गए हैं उसमें पहले पद में 3x धन 4 है, दूसरे पद में दूसरे गुणनखंड में 3x ऋण 5 है, और इसे जब धन चिन्ह के साथ हम लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x धन और ब्रैकेट में ऋण 5, इस प्रकार लिख सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो हमारी सर्वसमीका 4 है उसमें जो दो गुणनखंड आए हैं उनमें दोनों में पहले और दूसरे पद के बीच में धन चिन्ह ही है, आप देख रहे हैं, और हमें तुलना करनी है। इसलिए हमें भी अपने प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग में जो गुणनखंड है उनमें जो पद हैं उनके पदों के बीच में हमें धन चिन्ह बना लेना है। जब धन चिन्ह बना लेंगे तभी हम सही से तुलना कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि x की जगह पर 3x है और a की जगह पर 4 है और b की जगह पर -5 है। अब सर्वसमीका जो हमारी 4 थी वो आप देख रहे हैं इस रूप में थी, और हम इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सर्वसमीका का जो बायां पक्ष है और हमारी प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग में जो दिया गया
गुणनफल है वह भी, उसमें जो बहुपद दिए गए हैं या गुणनखंड दिए गए हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि जैसे कि सर्वसमिका 4 में है, ठीक उसी प्रकार के गुणनखंड या बहुपद गुणा में हमारे प्रश्न में भी हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर सर्वसमिका 4 का प्रयोग करते हैं। अब जब हम ऐसा करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हल करके दिखाया है इसको कि 3x धन 4 और 3x ऋण 5 ये दोनों अलग अलग ब्रैकेट में हैं, और फिर यहाँ पर ऋण 5 को हमने धन चिन्ह के साथ लिखने का प्रयास किया है, और आपने देखा है कि इस दूसरे ब्रैकेट में मैंने ऋण 5 को अलग करके 3x और ऋण 5 के बीच में धन चिन्ह लिखा है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं, जब ये धन चिन्ह अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो धन और ऋण की गुणा होगी और पुनः हमें ऋण प्राप्त हो जाएगा, और इस तरह से हम इन दोनों इस रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं और इस रूप को पहले वाले रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह गलत नहीं है। अब इसके बाद हम सर्वसमिका 4 का प्रयोग करते हैं। सर्वसमिका 4 के में क्या होता है, आप देखते हैं कि पहले x का वर्ग हो जाता है पहले पद में, और यहाँ पर x की जगह पर 3x है, इसलिए 3x का वर्ग हमने 3x पूरे का वर्ग लिखा है। फिर जो दूसरा पद होता है उसमें ये 4 और ऋण 5 दोनों का योग हो जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर a धन b ब्रैकेट में होता है, बाहर x होता है। ठीक वही यहाँ पर किया गया है। a की जगह पे हमारा 4 है और b की जगह पर -5 है, इसलिए दोनों को जोड़ते हुए a धन b की जैसा कि सर्वसमिका के दाएं पक्ष में था वैसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसा ही आपको करना है। तो 4 धन ब्रैकेट में ऋण 5 और फिर मझला ब्रैकेट प्रयोग करते हैं हम। जब छोटा ब्रैकेट अंदर रहता है तो उसके बाहर हम मझला ब्रैकेट प्रयोग करते हैं, और उसके साथ गुणा में छोटे ब्रैकेट में 3x लिखते हैं, क्योंकि x यहाँ पर होना चाहिए था, और हम जानते हैं कि हमारे प्रश्न में x के स्थान पर 3x हमें लेकर चलना है सर्वसमिका से जब तुलना करते हैं उसके आधार पर। और धन फिर AB होता है या a गुणे b होता है, इसीलिए a की जगह पर 4 और b की जगह पर -5 हमने लिखा है। तो a गुणे b के स्थान पर हो गया 4 गुणे -5। अब इसे हमें सरल कर लेना है। तो आप देख रहे हैं 3x पूरे की घात 2 है, तो घात 3 जो होगी वो 2 पे घात 2 जो है वो 3 पर चढ़ जाएगी, यानी 3 की घात 2 हो जाएगा, और 3 की घात 2 का मान जब हम निकालेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा, और x पर जब घात 2 चढ़ेगी तो x की घात 2 हमें प्राप्त होगा। फिर धन की जगह पर धन आ जाएगा, और 4 धन ऋण 5 लिखा हुआ है, तो धन और ऋण की जब गुणा करेंगे तो ऋण आ जाएगा, और इस प्रकार 4 धन ऋण 5 के स्थान पर हम 4 ऋण 5 लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में बाहर 3x था, उसको वैसे ही लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए गुणा है 4 गुणे ऋण 5, तो हम धन और ऋण की जब गुणा करेंगे तो ऋण आता है। आप जानते हैं असमान चिन्हों की जब गुणा होती है तो सदैव ऋण आता है। तो यहाँ पर धन और ऋण की गुणा होने पर ऋण आया, और 4 गुणे 5 करने पर हमें 20 प्राप्त हुआ। इसके बाद हम इसे और सरल करेंगे, तो देखिए आगे लिखा गया है बराबर 9x की घात 2, जैसा ऊपर लिखा था वैसा ही लिख दिया गया है, इसे और सरल नहीं कर सकते हम। और फिर धन की जगह पर धन लिखा गया है, और 4 ऋण 5 यहाँ पर किया गया है। तो आप देख रहे हैं 4 का चिन्ह धन है, जब कोई चिन्ह 4 के पहले नहीं है तो इसका मतलब वहाँ धन चिन्ह है, और 5 के पहले तो ऋण चिन्ह है ही। अब 4 और 5 दोनों के चिन्ह असमान है, एक का धन चिन्ह है एक का ऋण चिन्ह है, असमान है। जब भी असमान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। तो यहाँ पर 5 में से 4 घटेगा और 1 आएगा, और चिन्ह उसी संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। जैसे घर में बड़े की चलती है वैसे ही यहाँ पर भी घटाने पर या घटाने पर या जोड़ने पर जो भी हम जोड़ते या घटाते हैं जब भी, तो वहाँ पर भी हमें यह ध्यान रखना है कि घटाते समय सदैव बड़े की चलती है, यानी बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हमें
अंतर में लिखना रहता है। तो यहाँ पर 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा और चिन्ह आएगा ऋण, क्योंकि 5 यहाँ पर बड़ा है और 5 का चिन्ह ऋण है, इसलिए यहाँ पर ऋण 1 लिखेंगे। अब इसके बाहर 3x ब्रैकेट में था, वैसे का वैसा ही लिख दिया गया है। और ऋण 20 आप जानते हैं, ये भी पहले ही लिखा हुआ है, उसको वैसे ही लिख दिया गया है, उतार दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बाद आखिरी चरण है जिसमें 9x की घात 2 पिछले चरण से ही लिख दिया गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 3 का चिन्ह धन है, क्योंकि उसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम धन चिन्ह मानेंगे। तो धन और ऋण की गुणा होगी तो ऋण आएगा, असमान चिन्हों की गुणा में सदैव ऋण आता है। और फिर यहाँ पर जो ऋण आएगा उसके बाद फिर इस धन चिन्ह से गुणा होगी तो फिर असमान चिन्ह हो जाएंगे, और ऋण और धन की गुणा होने पर पुनः फिर ऋण आएगा। इस कारण यहाँ पर धन की जगह पर ऋण चिन्ह लगा हुआ है। और 1 और 3 की जब गुणा होगी तो 3 आएगा और x ऐसे ही आ जाएगा, x के साथ और किसी अक्षर की गुणा होनी नहीं है, इसलिए x ऐसे ही आ जाएगा। तो जब भी और इसके बाद ऋण 20 ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद और कुछ इसमें सरल हो नहीं सकता है, तो हमारा उत्तर 9x की घात 2 ऋण 3x ऋण 20 के बराबर हमें प्राप्त होगा, और यही हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी बीजगणित में गुणा होती है तो उसमें 3 तरह की गुणा होती है। सबसे पहले चिन्हों की गुणा होती है, जैसा कि यहाँ पर हमने किया, ऋण और धन की गुणा की, तो वो चिन्हों की गुणा थी। और चिन्हों की गुणा करने के बाद फिर हम गुणांकों की गुणा करते हैं, जिसमें अंकीय संख्याएं होती हैं। और अंकगणित की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं वो आपको पता है, और वही गुणा हमने यहाँ पर 1 और 3 के बीच की थी। आपने देखा 1 और 3 के बीच गुणा हुई। और इसके बाद अक्षरों की गुणा होती है, तो यहाँ पर केवल x ही था, इसलिए हम केवल x लिख देते हैं, और अक्षर कोई था नहीं, इसलिए उससे गुणा हमें यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार आपने देखा बीजगणित में 3 तरह की गुणा होती है। सबसे पहले चिन्हों की गुणा, फिर दूसरे नंबर पर गुणांकों या अंकीय संख्याओं की गुणा, और तीसरे नंबर पर अक्षरों या बीजों की गुणा। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न 1 के पहले और तीसरे भाग के हल को समझ लिया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।